हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे, सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे, कोई टाइम वेस्ट नहीं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए। और रात के सोने के टाइम डॉक्टर के डोज की तरह जैसा टैबलेट खाया जाता है, उसी प्रकार इस 10-10 मिनट का वीडियो आप रोज देखिएगा और आज से लगातार आप लोग के पास क्लास 11 और क्लास 12 का वीडियो रेगुलर जाते जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल इनमें से कौन है? तो सबसे पहले थोड़ा सा समझिए कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता क्या है। वैसा कोई भी प्रॉपर्टीज जो मास पर डिपेंड करता है, कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो मास पर डिपेंड करता है, जो डिपेंड करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। मतलब जिसका मास बदलने से, ठीक है, जिसका मास बदलने से उसका वैल्यू क्या होगा? चेंज कर जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, इंटरनल एनर्जी। ठीक, तो अगर बात किया जाए तो सबको पता है सरफेस टेंशन ये मास पर डिपेंड नहीं करता। हर एक लिक्विड का अपना स्पेशल वैल्यू होता है, चाहे वाटर हो, चाहे ऑयल हो, चाहे हर कोई सब्सटेंस का अपना जो लिक्विड है अपना उसका अपना अपना सरफेस टेंशन होता है। विस्कोसिटी भी सबका अपना अपना होता है। बॉइलिंग पॉइंट, अब देखिए ध्यान से बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, है ना। तो 1 ग्राम अगर पानी लीजिए, चाहे 100 ग्राम पानी लीजिए या फिर है ना 10 लीटर पानी लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, तो सबका बॉइलिंग पॉइंट हम लोग पढ़े कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ऐसा कहने का मतलब बात किया जाए तो ये मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर बोल रहा है एक्सटेंसिव जो मास पर डिपेंड करेगा। इंटरनल एनर्जी, तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या होगा? मेरा इंटरनल एनर्जी। ये इंटरनल एनर्जी हम लोग क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। और ये इंटरनल एनर्जी मेरा मास पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। जैसे अगर एक छोटा बच्चा है और एक बहुत बड़ा बच्चा है, ठीक है, बात किया जाए तो इसका कुछ मास होगा और इसका भी अपना कुछ मास होगा। छोटा बच्चा में क्या होगा? छोटा बच्चा अगर आपको एक थप्पड़ मारे, ठीक है, तो जितना जोर से लगेगा, अगर वही थप्पड़ आपको कोई एक बड़ा बच्चा का क्या करे? आपको मारे तो और ज्यादा जोर से लगेगा। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे का वजन क्या है? कम है, और बड़ा बच्चा का वजन क्या है? ज्यादा है, जिस कारण से एनर्जी भी क्या उसका ज्यादा होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटरनल एनर्जी जो होता है ऑल टाइप ऑफ एनर्जी का क्या होता है? सम होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी मास पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग क्या हो जाएगा बाबू? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो मेरे क्या होते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं। इंटरनल एनर्जी मेरा क्या होते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं सेकंड नंबर। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इनमें से कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो बोलते हैं किसको? इंटेंसिव प्रॉपर्टी वैसे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को बोलते हैं जो मास पर डिपेंड नहीं करता है, मास पर डिपेंड नहीं करता है, मास पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, तो बात किया जाए इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो होता है मास पर डिपेंड करता है। अभी हम पूरा एक्सप्लेन किए। गिब्स फ्री एनर्जी, तो गिब्स फ्री एनर्जी भी मेरा क्या करेगा? मास पर डिपेंड करेगा। इंथैल्पी पर भी मास पर मेरा डिपेंड करता है, लेकिन विस्कोसिटी, जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि हर एक लिक्विड का अपना अपना क्या होता है? विस्कोसिटी होता है ना, और अपना फ्लूइड का विस्कोसिटी होता है जो मास पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इस कारण से हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्कोसिटी। तो ये सब कुछ टर्म याद रखिएगा, जिससे यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हो गया एक्सटेंसिव का, नीचे में क्या हो गया? इंटेंसिव का। तो ये सब एग्जाम्पल याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का एग्जाम्पल आप लोग से पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है विच सिस्टम अलाउज द एक्सचेंज ऑफ बोथ मास एंड एनर्जी। इनमें से कौन ऐसा सिस्टम है जो मास और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज होने के लिए अलाउ करता है? तो भाई जैसे हम लोग खाना वाना बनाते हैं, ठीक है, हम लोग चावल अगर बनाते हैं तो हंडिया हम लोग चढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर हंडिया हम लोग चढ़ा रहे हैं तो मास बोल रहा है कि मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो, और कहाँ से एक्सचेंज हो? सिस्टम। ठीक है, यहाँ से ये हंडिया मेरा क्या हो गया? सिस्टम हो गया, और बाहर वाला मेरा क्या हो गया बाबू? सराउंडिंग हो गया। ठीक है, सराउंडिंग हो गया। ठीक, तो यानी कि मास को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, एनर्जी यानी जो टेम्परेचर है, हीट है, वो मेरा
अंदर और बाहर दोनों होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा कब होगा? तो ऐसा तभी होगा जब ये जो बर्तन है यानी ये जो सिस्टम है, ये ढक्कन इसमें लगा हुआ ना हो। अगर ढक्कन लगा हुआ नहीं हो तो मास अंदर बाहर हो सकता है, यानी एक्सचेंज हो सकता है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा क्या होगा? ओपन सिस्टम। यानी ये कब हो सकता है? जब ये ओपन सिस्टम हो। तो ओपन सिस्टम में क्या होगा? मेरा मास और एनर्जी दोनों का क्या होगा? एक्सचेंज होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ठीक है, अब आप लोग कमेंट कीजिए कि ये मान ली प्रेशर कुकर है, ये प्रेशर कुकर है, तो प्रेशर कुकर में क्या होगा? किसका एक्सचेंज होगा? मास का एक्सचेंज होगा या एनर्जी का एक्सचेंज होगा या दोनों का होगा या फिर दोनों का नहीं होगा? तो जो भी होगा, मास का अगर एक्सचेंज होने वाला तो लिखिए मास एक्सचेंज होगा और मतलब और एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा। इस प्रकार जो भी करेक्ट आंसर होगा आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वी सिस्टम डू नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ बोथ मास एंड एनर्जी। कौन सा ऐसे सिस्टम है जो मास और एनर्जी दोनों को क्या करता है? अलाउ नहीं करता है एक्सचेंज होने के लिए। मतलब कोई एक ऐसा सिस्टम हमको बताइए जिसमें ना ही मास का हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं और ना ही एनर्जी का हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें क्या होगा? तो देखिए ध्यान से, आप लोगों ने थर्मस फ्लास्क का नाम सुना होगा या फिर नहीं तो आजकल बहुत ही अच्छा हम लोग के सामने बोतल, एक तो एग्जाम्पल है मिल्टन का बोतल। ठीक है, मिल्टन कंपनी का जो बोतल आता है, ठीक है, सुने होंगे कि गर्मी के दिनों में या ठंडा के दिनों में या फिर हॉस्पिटल में हम लोग ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इसमें गर्म चीज़ गर्म ही रहता है, ठीक है, ठंडा चीज़ ठंडा ही रहता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि इसका जो अंदर का जो वॉल होता है एक इंसुलेटेड मटेरियल से बनाया जाता है। इंसुलेटेड मटेरियल कहने का मतलब कुचालक पदार्थ से बनाया जाता है, जो क्या करता है? ना ही एनर्जी को बाहर आने देता है और ना ही बाहर वाले एनर्जी को अंदर आने देता है। यानी कि टेम्परेचर को नहीं कम होने देता है, ना ही टेम्परेचर को ज़्यादा होने देता है। यानी कि इसमें एनर्जी मेरा क्या हो जाता है? कांस्टेंट, यानी एनर्जी का मेरा एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये मिल्टन का बोतल लॉक्ड है तो ये मास को भी अलाउ नहीं करेगा, मास को भी अलाउ मेरा नहीं करेगा एक्सचेंज होने में। यानी कि हम कह सकते हैं ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या कहते हैं इसको हम लोग? आइसोलेटेड सिस्टम। वैसा कोई भी सिस्टम जहां पर ना ही मास का एक्सचेंज होगा और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो ये करेक्ट आंसर मेरा क्या हो गया? आइसोलेटेड सिस्टम। तो आप लोग माइंड में सेटअप कर लीजिएगा, आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही मास का एक्सचेंज होता है और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 पर वी सिस्टम अलाउ एक्सचेंज ओनली एनर्जी नॉट मास। कौन सा ऐसा सिस्टम है जो अलाउ करता है सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होने देता है, मास का नहीं देता है? तो इससे पिछला क्वेश्चन में हमने क्या पूछा था कि जो कुकर है वो कुकर में किसका अलाउ होगा और नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए कुकर मेरा लॉक्ड है, कुकर मेरा लॉक है। हम जब भी कुकर में खाना बनाते हैं तो हम लोग बोलते हैं 3 सीटी या 4 सीटी बजेगा तभी जाके खोलना है। इसका एक रूल है, कायदा कानून है। तो यानी यहाँ पर लॉक अगर है तो यहाँ पर मेरा मास का अलाउ नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन एनर्जी मेरा अंदर बाहर आ जा सकती है। जब गर्म होगा तो एनर्जी अंदर जाएगा और जब ठंडा करना होता है तो इसको बाहर निकालते हैं तो उसमें क्या होता है? इसका एनर्जी बाहर आ जाता है। ठीक है, यानी इसमें एनर्जी का सिर्फ क्या होगा? एक्सचेंज होगा, लेकिन मास का एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्लोज सिस्टम। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, कैसा लग रहा है आप लोग को ये क्वेश्चन? प्लीज कमेंट कीजिए और लाइक कीजिएगा। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम के पास क्या होता है? ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया? आइसोलेटेड सिस्टम जो मिल्टन वाला बोतल में, तो वहां पर क्या होता है? मास का अगर एक्सचेंज नहीं होगा तो मास और एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं होगा, तो मास और एनर्जी दोनों मेरा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? मेरा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और अगर मास और एनर्जी कांस्टेंट है तो इसके अंदर में जितने भी इंटरनल एनर्जी है वो भी मेरा क्या होगा? कांस्टेंट, क्योंकि वो नहीं घट रहा है नहीं बढ़ रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कांस्टेंट मास, ऑप्शन नंबर बी कांस्टेंट एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी। यानी इस बेसिस पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या होगा? पूरा करेक्ट होगा। यानी सब कांस्टेंट होगा, एनर्जी भी कांस्टेंट होगा, मास भी कांस्टेंट होगा और इंटरनल एनर्जी भी मेरा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है 7 नंबर, विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू थर्मल इक्विलिब्रियम। कौन सा लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का जो थर्मल इक्विलिब्रियम को बताता है, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कहता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप लोग को पता होगा 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई एक सिस्टम
किसी दो सिस्टम के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, यानी ए अगर बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक, और ए अगर सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये भी ठीक, तो इस नियम का कहना है कि ये जो दोनों सिस्टम है बी और सी, ये भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये क्या है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है। और जितने भी थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये चारों याद रखिएगा, क्योंकि चारों से एक क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म रहता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन सा थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नियमों का पालन करता है? तो इसका सबसे अच्छा करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है? फॉलो करता है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को किसने दिया? किस साइंटिस्ट ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया? इसके बारे में कमेंट कीजिएगा कि किसने दिया। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ किसको किसको याद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में किस साइंटिस्ट ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था, इसके बारे नॉलेज किसके पास है, प्लीज कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम। कौन सा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है जो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम पर रिलेटेड है, यानी कि एंट्रोपी के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता ही आप लोग का कि इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट है, कैल्विन का है, बहुत सारे साइंटिस्ट का स्टेटमेंट है, और इसमें एंट्रोपी के बारे में कहा गया है कि जो एंट्रोपी होता है कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम का, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद सिस्टम और सराउंडिंग का जो एंट्रोपी होगा, दोनों का सम क्या होता है? यूनिवर्स की एंट्रोपी के क्या होता है? बराबर होता है। यूनिवर्स का एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, लेकिन सिस्टम का एंट्रोपी रेगुलरली क्या होता है? इंक्रीज करते जाता है। तो पूरा एंट्रोपी पर बेस्ड होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ये आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बताता है? तो याद रखिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी के बारे में बताता है वो कौन सा लॉ है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप लोग को याद होगा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि कोई भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर है तो उसका एंट्रोपी जीरो के अप्रोच हो जाएगा, यानी कि जीरो के करीब हो जाएगा अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो। यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर है ना, क्या होता है? एंट्रोपी जो होता है ऑफ एक यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड अप्रोचेस टू जीरो, वो क्या हो जाएगा? मेरा जीरो हो जाएगा कोई भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ये है स्टेटमेंट किसका? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कीजिएगा। और इसी प्रकार का 10-10 ऑब्जेक्टिव, मात्र 10-10 ऑब्जेक्टिव पर डे देने वाला हूँ एग्जाम तक। आराम से पढ़िए और बेनिफिट उठाइए, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोज़ को, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को, ताकि क्या होगा, उन लोग को भी बेनिफिट मिल सके ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।